हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार है। जुड़े विद्यार्थियों का सभी का उत्कर्ष क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आभार है। आज हम इस सेशन में देखेंगे आपके जो कल की जो जहां से क्लास थी उसी क्लास को थोड़ा सा आगे की ओर कंटिन्यू देखेंगे। एसीएफ 2011 के और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें देखने चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आ जाइएगा, आज के इस सेशन को लेकर के चलते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा यहाँ के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 30 तक हमने देख लिए थे। उसके आगे का पार्ट गेहूं के बीज के अंकुरण का सामान्य तापक्रम स्तर है, यानी कि जिस समय गेहूं का सीड जर्मिनेट करता है उस समय आपके तापमान कितना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा दो चीजें हैं, एक बीज अंकुरण है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बीज अंकुरण की ही बात कर रहा है, यह ध्यान रखना, बीज अंकुरण। एक गेहूं में क्वेश्चन पूछा जाता है वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि। देखिएगा जिस समय गेहूं की बुआई की जाती है उस समय तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखना, और अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान के चलना, क्योंकि नवंबर में आप क्या है इसकी सीड की सोइंग करना शुरू कर देते हैं, तापमान कम हो जाएगा। वानस्पतिक वृद्धि इसकी आप ये मानिएगा कि दिसंबर और जनवरी और फरवरी में आपके इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मुख्य रूप से दिसंबर और जनवरी में। इस समय तापमान आपको पता है कम रहता है। अब देखिएगा बीज अंकुरण के लिए तापमान 10 से 20 डिग्री नहीं, 20 से 25 बिल्कुल सही है, अंकुरण के लिए एकदम सही तापमान है। लेकिन अगर वानस्पतिक वृद्धि के लिए पूछ लिया जाए आपसे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस तापक्रम पर आपके गेहूं का जो प्लांट है वो अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर व्हीट सीड जर्मिनेशन इज 20 to 25, ये ध्यान रखना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें आपके होगा, ये ध्यान रखना इसका 20 से 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कुल गुणों की संख्या थी। तो मेंडल ने देखिएगा जो अपने आनुवांशिकता का जो जेनेटिक्स का अध्ययन किया वो किस पर किया, पाइसम सेटाइवम पर, मटर पर, पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके देखे जाए तो टोटल कितने गुणों की उन्होंने आपके ऑब्जर्वेशन किया या कितने गुणों पर कार्य किया, तो 7 कैरेक्टर्स पर आपके कार्य किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें ही कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक, ये हमें ध्यान रखना क्या है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक हम किसे कहते हैं, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को ही कहते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वेयर 7। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है वो सही जवाब होगा, बी 7 राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब उगाने के लिए आदर्श पीएच मान है। तो बताइएगा गुलाब, तो गुलाब को आप सभी जानते हैं, क्या कहते हैं गुलाब को, आपके पुष्पराज की संख्या दी जाती है इसे पुष्पराज, ये ध्यान रखना। गुलाब में एसेंशियल ऑयल होता है जर्नली कितना, 0.02 से लेकर के 0.04 तक। लेकिन रोजा डोमेंसियाना, चेती गुलाब और दूसरा है जिसे हम दमस्क गुलाब कहते हैं, दमस्क गुलाब, इसमें क्या देखने को मिलेगा, 0.05 से लेकर 0.06% देखने को मिलता है ऑयल परसेंटेज। अपनी विशेष सुगंध के लिए जाना जाता है। राजस्थान के राजसमंद में इसका उत्पादन होता है, खमनोर और हल्दी घाटी, खमनोर और हल्दी घाटी में, ये ध्यान रखना है। तो रोजा स्पेसीज या गुलाब उगाने के लिए मृदा का आदर्श ताप पीएच मान न्यूट्रल पीएच मान पर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, न्यूट्रल पीएच मान, इस चीज का ध्यान रखना। सी एन आइडियल पीएच फॉर रोज ग्रोइंग इज
6 to 7.5 pH मान, ये ध्यान रखना, 6 से 7.5 pH मान। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, DRDA बनाया गया था, तो देखिएगा डिस्ट्रिक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। तो DRDA में आपको ध्यान रखना है, डी का अर्थ डिस्ट्रिक्ट है, ये बनाया गया था किस पर, कमांड लेवल पर, जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर और युवा स्तर पर। तो DRDA वाज सेटअप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेवलपमेंट वाला जो काम है उससे संबंधित यहाँ पर आपकी चर्चाएं हो सके, ये ध्यान रखना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRDA, तो इसका क्या है राइट आंसर, आपके बी है, ये ध्यान रखना DRDA। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय बीज अधिनियम को क्रियान्वित किया गया था, भारतीय बीज अधिनियम को क्रियान्वित किया गया था। द इंडियन सीड एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर 1956, 1966, 1969, 1971। तो देखिएगा इसे आपके क्रियान्वित किया गया, इसे आपके जिसको कहा गया इनेक्ट किया गया, वो आपको बताना है। तो इनेक्ट कब किया, ये बना कब, तो ये बना 1966 में आपके बन गया था, ये ध्यान रखना। और लागू करना या लागू हुआ, तो लागू कब हुआ, लागू 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ, ये ध्यान रखना है आपके। तो क्रियान्वित कब हुआ, ये लागू जब हुआ तब से क्रियान्वित हुआ, तो क्रियान्वित हुआ आपके 1969 में। और बना कब, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन सीड एक्ट, तो इंडियन सीड एक्ट आपके बना है, ये ध्यान रखना 1966 में, लागू 1963 में हुआ है। इसी से संबंधित एक संस्था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में आपके उद्भव होता है, ये ध्यान रखना। कब हो गया, 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 को। तो सही जवाब आपका सी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, मुर्रा भैंस का घर है, होम ऑफ मुर्रा बफेलो। तो भैंस की सबसे बेस्ट नस्ल है, जलेबी जैसे सींग है, जेड ब्लैक रंग है, पूरे विश्व में आपके क्या है, दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखना है आपके। इसका उत्पत्ति स्थल यानी कि मुख्य घर कहाँ है, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, महसाणा। तो इसका मुख्य जो आपका इसका घरेलू घर है वो हरियाणा, और इसके हरियाणा में ही क्या है, सबसे ज्यादा रिसर्च होते हैं मुर्रा पर, और वो कहाँ, हिसार में होते हैं, ये ध्यान रखना। इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मुर्रा का, तो आप नेशनल कैपिटल रीजन जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके आसपास, जैसे दिल्ली, हरियाणा में देखेंगे, अलवर वाला क्षेत्र है वो देखेंगे, यूपी का वेस्टर्न यूपी देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में क्या है, मुर्रा नस्ल का आपके ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहां हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नक्शों का उपयोग आंकड़ों को प्रस्तुत करने की प्रणाली को क्या कहते हैं। जो नक्शों का उपयोग हम आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस प्रणाली को क्या कहते हैं। ए डिवाइस यूज टू प्रेजेंट डाटा यूजिंग मैप इज कॉल्ड। तो देखिएगा आपके कार्टोग्राफी क्या होता है, नक्शों का अध्ययन कहलाता है, और यह कार्टोग्राम क्या कहलाएगा, आपके नक्शों का उपयोग आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, उसे कार्टोग्राम। हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम और पाईग्राम, ये सारे के सारे जैसे आपने देखा होगा, कुछ आपके इस प्रकार के होंगे, कुछ आपके ये पाई चार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलती है, ये हमारे स्टैटिक्स में कुछ डाटाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम और पाईग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, कार्टोग्राम इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, कार्टोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश पास का उपयोग किया जाता है माहू की रोकथाम हेतु, मोथ व बिट्टल की रोकथाम हेतु, सेमी लूपर्स की रोकथाम के लिए, थ्रिप्स की रोकथाम के लिए। लाइट ट्रैप आर यूज टू कंट्रोल। तो देखिएगा प्रकाश पोष किसको कंट्रोल करने के लिए, तो देखिएगा एक होता फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप मेल जो इंसेक्ट होते हैं, मेल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं,
ये ध्यान रखना। यहाँ लाइट ट्रैप्स है, और ये लाइट ट्रैप जो होती है मोथ और बीटल्स को आपके क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, मोथ एंड बीटल्स। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका बी होगा, ये ध्यान रखना, मोथ्स एंड बीटल्स, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, जलीय खरपतवार है एनागेलिस आर्वेंसिस, तो जैसे कृष्ण नील, पार्थेनियम गाजर घास, पिस्टिया, जलकुंभी, ट्राइएंथिमा। तो यहां देखो एन एक्वेटिक वीड, तो एक्वेटिक वीड कौन सा है, जलकुंभी है, ये ध्यान रखना आपके, पिस्टिया। तो राइट आंसर क्या है, जलीय खरपतवार कौन सा है, पिस्टिया, जलकुंभी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ एन एक्वाटिक वीड इज एनागेलिस, पार्थेनियम, पिस्टिया और ट्राइएंथिमा। तो पिस्टिया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक उत्परिवर्तन जन है इथाइल अल्कोहल, नाइट्रस अम्ल, सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड। द केमिकल म्यूटेशन इज, ये बताना है केमिकल म्यूटेशन जो है आपके कौन सा है, रासायनिक उत्परिवर्तन जन कौन सा है, ये बताना है आपको। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसमें आपके। क्या आंसर हो सकता है, इथाइल अल्कोहल, नाइट्रस अम्ल, सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 केमिकल आपके जो है म्यूटेशन में, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रस अम्ल। तो देखिएगा ये नाइट्रस अम्ल जो होता है ये क्या करता है आपके केमिकल म्यूटेशन का कार्य करता है, इसका केमिकल म्यूटेशन में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस एसिड को। तो यहाँ क्या है बी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, उमरान जिसे हम काठा के नाम से जानते हैं राजस्थान के किस फल की अनुमोदित किस्म है। उमरान इज द रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ विच फ्रूट इन राजस्थान। तो देखिएगा आप बात करें गोला, थार सेविका, थार भूराज, आगे देखो सेब, मुंडिया, चोमू लोकल, और यहां देखो उमरान। ये सारी की सारी किसकी वैरायटी है, बेर की है, ये ध्यान रखना आपके। उमरान को काठा के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका बेर है, ये ध्यान रखना आपके। सीताफल इसका उत्कृष्टता केंद्र है आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहां है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। अमरूद सीडियम गुआजाओ, अर्का मर्दुला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, ये आपके इसकी है। अनार में जैसे आपके जालोर सीडलेस है, जोधपुर रेड है, मर्दुला है, रूबी है, ये सारी यहां पर है। तो यह बेर की किस्म है, ध्यान रखना कौन सी, उमरान, ये ध्यान रखना, इसे काठा के उपनाम से जाना जाता है। ज्वार प्लस तूर पद्धति फसल पद्धति है, ये पूछ रहा है। सोरगम प्लस पीजनपी क्रॉप सिस्टम इज, सोरगम और पीजनपी को अगर हम साथ मिलाकर के अगर देखें तो कौन सी फसल पद्धति का वो है, निम्न ऊर्ध्व मैदान पद्धति, वर्षा आधारित ऊर्ध्व मैदान पद्धति, अंतर सस्य पद्धति, मिश्रित खेती पद्धति, बताइएगा। इंटरकल्चर सिस्टम है, मिक्स्ड फार्मिंग है। अब देखिएगा यहां मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना आपके, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ज्वार प्लस तूर का मतलब हो गया आपके अरहर, इसे कैंडालू कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, इसे रेड ग्राम आप कह देते हैं। तो ये वर्षा आधारित आपके क्या है, ऊर्ध्व मैदान पद्धति है, ये ध्यान रखना। रेनफेड अपलैंड सिस्टम है, ये ध्यान रखना, यहां पर बी राइट आंसर होगा। यहां ध्यान रखना मिश्रित फसल नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना आपको, मिश्रित फसल नहीं दे रखा। अगर मिश्रित फसल दे देता तो आप क्या कर सकते थे, राइट आंसर, लेकिन यह मिश्रित फसल नहीं है, ये वर्षा आधारित है, ये ध्यान रखना आपको।
तो डी राइट आंसर है इसका, ये ध्यान रखना आप। आलुओं को 1 वर्ष से ऊपर सुषुप्त अवस्था में रखा जाता है। आलुओं को अगर डोरमेंसी अवस्था में रखना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिएगा गामा रेज का 2,4-D से, NaA से या मैलिक हाइड्रोजाइड से। अब देखिएगा आपको तो सुषुप्त अवस्था में रखना है ताकि 1 साल तक आपका क्या नहीं हो, आलू में जर्मिनेशन नहीं हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग कर सकते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का। प्याज में भी इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। लहसुन में भी आप इसका प्रयोग करते हैं, प्याज और लहसुन दोनों में, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर आपको सुषुप्त अवस्था तोड़नी हो आलू की डोरमेंसी अगर तोड़नी हो तो आलू की सुषुप्त अवस्था हटाना, आलू की अगर सुषुप्त अवस्था हटाने की हम बात करें तो यहां देखो किससे, थायोयूरिया का प्रयोग करते, थायोयूरिया का, ये ध्यान रखना, थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां डोरमेंसी रखनी है तो पोटैटोज आर कीप्ड डोरमेंट फॉर मोर देन ए ईयर यूजिंग ऑफ मैलिक हाइड्रोजाइड। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में प्रारंभ हुआ था। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर आपके है। इसे किसानों का क्या कहते हैं, मिनी कॉलेज कहते हैं। किसानों का मिनी कॉलेज कहते हैं। यहां पर प्राथमिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वगैरह होता है। प्राथमिक कार्यकर्ता प्लस किसानों के क्या होते हैं, यहां पर प्रशिक्षण वगैरह होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यह कृषि से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम, ये ध्यान रखना। अनौपचारिक शिक्षा का क्या है, ये माध्यम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए भारत में पहला केवीके तो बिल्कुल सही है, 1974 में ही स्टार्ट हुआ और आपके पांडिचेरी में, ये ध्यान रखना। इसकी केयर टेकिंग अथॉरिटी पूछ ली थी एक बार कि कौन इसकी केयर टेकिंग अथॉरिटी थी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहां पांडिचेरी सही है। द फर्स्ट केवीके वाज स्टार्टेड इन 1974 एट पांडिचेरी। अब अगर राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में देखिएगा 1976 में, और 1976 में कहा, तो ये ध्यान रखना 1976 में ये आपके कहां था, तो देखिएगा फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर, ये ध्यान रखना आपको। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ऊंट की प्रधान नस्ल है, राजस्थान की ऊंट की प्रधान नस्ल है बीकानेरी, मेवाड़ी, रेवाइन, सिंधी। तो देखिएगा राजस्थान की जो डोमिनेंट ब्रीड है आपके केमल की, वो कौन सी है, बीकानेरी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बीकानेरी। मेवाड़ी आपके पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ देखने को मिलेगी, आपके जैसे उदयपुर वाले क्षेत्र में। द प्रिंसिपल केमल ब्रीड ऑफ राजस्थान इज बीकानेरी, ये ध्यान रखना, बीकानेरी ब्रीड है, ये ध्यान रखना। ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको, बीकानेरी ब्रीड, ठीक है। तो ये आपके केमल की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। आपको ये पता है कि कल के क्लास में, कल के सेशन में हमने एक वर्ड देखा था ट्राइकोग्रामा, याद करो, ट्राइकोग्रामा। अगर ट्राइकोग्रामा की अगर हम बात करें तो ट्राइकोग्रामा क्या है, अंड परजीव्याभ है, ये ध्यान रखना। क्या है,
ये अंड परजीव्याब है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा जो है उसे हम कहते हैं मित्र फफूंद। लगभग आप 7 से 8 ग्राम पर केजी के अनुसार बीज को उपचारित करने में काम लो। ये बहुत कारगर है, एक तो विल्ट में, एक आपके रूट नोट में, ध्यान रखना, इसमें जड़ गलन में, ये ध्यान रखना। तो वायु जनित रोगों के लिए नहीं है, लीफ रोगों के लिए नहीं है, कीट जनित रोगों के लिए नहीं है, मरदोड रोगों के लिए बिल्कुल सही है। सोइल जो आपके बोन डिजीज है उनको रोकने में मदद करेगा, ये ध्यान रखना, आपके सोइल बोन डिजीज को रोकने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर डी। तो ट्राइकोडर्मा इज यूज टू कंट्रोल सोइल बोन डिजीज, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका डी है, ये ध्यान रखना आपको, डी राइट आंसर है इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने में। तो दाब का संबंध बैरोमीटर से होता है, ये ध्यान रखना। किसके साथ होता है, बैरोमीटर के साथ होता है। सोलर रेडिएशन वायु की दिशा या वायु की गति, देखिएगा मीटर लगा हुआ तो मीटर गति को मापेगा, ये ध्यान रखना। तो वायु की गति को मापने में एनीमोमीटर, और आपके एक वायु की दिशा को और मापा जाता है जिसे कहते हैं विंड वेन। क्या कहते हैं, विंड वेन, इसे कहते हैं वायु दिक् सूचक यंत्र, वायु दिक् सूचक यंत्र। तो एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ विंड वेलोसिटी, इसे मापा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, किलोमीटर आवर के हिसाब से मापा जाता है कि प्रति किलोमीटर घंटे की क्या रफ्तार है आपकी इसकी। तो एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ विंड वेलोसिटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी जो है वो राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उदयपुर 101 किस्म है लहसुन की, उदयपुर 101 लहसुन की नहीं है, टमाटर की नहीं है, लाल प्याज की और सफेद प्याज की। तो ध्यान रखना, उदयपुर 101 महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से विकसित है, MPUAT से। और ये किसकी है, आपके लाल प्याज की आपके क्या है, वैरायटी है, ये ध्यान रखना। तो उदयपुर 101 इज द वैरायटी ऑफ रेड ऑनियन, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, एगमार्क का संबंध है। तो देखिएगा ये इस प्रकार से एक चिन्ह बना होता है, एग मार्क, इस प्रकार से, और यह दर्शाता है किसी भी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को। जैसे ISI क्या है, ISI आपको सामान्यतः धात्विक जो प्रोडक्ट होंगे उनकी क्वालिटी को दर्शाने में किसका प्रयोग होता है, ISI मार्का का। तो एग मार्क इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग से नहीं है, पैकेजिंग से नहीं है, प्रोसेसिंग से नहीं है, क्वालिटी। अगर किसी भी उत्पाद पर एग मार्क लगा हुआ है तो पहली चीज तो आपको यह समझ लेना होगा कि यह उत्पाद किसका है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एग मार्क लगा है, इसका मतलब क्या है, इसकी गुणवत्ता आपके क्या है, अच्छी गुणवत्ता आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पर्ण क्षेत्र इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इंडिकेट द फॉर्मूला ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स। तो लीफ एरिया इंडेक्स के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, आपके प्लांट की कैनोपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा भूमि का क्षेत्र और पर्णों का क्षेत्र, पर्णों का क्षेत्रफल और भूमि का क्षेत्रफल, पर्णों का क्षेत्रफल और पर्णों की अवधि, पर्णों का भार और पर्णों का क्षेत्रफल। हमें कैनोपी देखनी है कि वो कितना कैनोपी कवर कर रही है। तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ लीफ, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखिएगा लीफ एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ सोइल, इनके मध्य जो संबंध होता है, एरिया ऑफ सोइल,
तो इसमें जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है आपके यहां पर, लीफ ऑफ एरिया एंड लैंड एरिया। तो बी राइट आंसर होगा, जो ये दर्शाता है लीफ एरिया इंडेक्स को, LAE, लीफ LAI, लीफ एरिया इंडेक्स को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, बी राइट आंसर है, इस चीज का ध्यान रखना हमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, गेहूं व जौ का मूल्या रोग होता है, गेहूं और जौ का मूल्या रोग होता है। अब देखिएगा यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया, आपके फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर में यह पूछा गया आपके, और पूछा गया आपके इसके पैथोजन के बारे में कि गेहूं और जौ का मूल्या रोग राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आपके होने वाला एक रोग है, किसके कारण। तो पहली चीज बता देता हूं कि यह एक नेमेटोड जनित रोग है, पहली चीज तो, और होगा किसके द्वारा, हेटेरोडेरा एवेनी, ये ध्यान रखना, शिष्ट नेमेटोड आपके। तो देखिएगा बैक्टीरिया से नहीं होगा, फंगस से नहीं होगा, यहां नेमेटोड हेटेरोडेरा एवेनी, हेटेरोडेरा एविनी, यह क्या है, पैथोजन है इसका, नेमेटोड जनित रोग है, गेहूं और जौ में देखने को मिलता है, राजस्थान में इसकी प्रधानता है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यह खोजा गया था राजस्थान में, ये ध्यान रखना है आपको। वसुदेव साहब जो है उन्होंने खोजा था इसे, वसुदेव, ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसे सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। तो मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले इज कोज्ड बाई नेमेटोड। तो राइट आंसर क्या है इसका, नेमेटोड, ये ध्यान रखना, इसका सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीटनाशक एंडोसल्फान है, कीटनाशक एंडोसल्फान क्या है ये बताना है। आर्सेनिक, कार्बोमेट या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन या पाइरिथ्रोइड्स, इंसेक्टिसाइड एंडोसल्फान इज, बताइएगा आर्सेनिक, कार्बोमेट, कार्बोमेट्स वगैरह में तो जो कार्बोफ्यूरान वगैरह, कार्बोमेट्स वगैरह, जो कार्बन जो दिखेगा, कार्बो लिखे हुए सब दिखेंगे, वो सारे कार्बोमेट्स में आएंगे। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहां देखिएगा एंडोसल्फान जो है ये क्या है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है, सी है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, पाइरेथ्रोइड नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, आइसोहाइट वह रेखा है जो समान मान वाले बिंदुओं को जोड़ती है। देखिएगा मैंने बार बार कहा था कि हाइट का संबंध आपको ऊंचाई से नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। हाइट जो है ये दर्शाएगी किसको, आपके आइसो बार, तो आइसो बार तो समान दाब वालों को दर्शाएगी, आइसो बार, आइसोथर्म। अब देखिएगा मैंने बार बार कहा कि जब भी आइसो हाइट आए तो ये ऊंचाई को नहीं दर्शा करके किसको दर्शाती है, वर्षा की मात्रा को दर्शाती है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जब वर्षा की समान मात्रा होती है तो उसको दर्शाने के लिए जो टर्म यूज होता है उसे कहा जाता है आपके आइसो हाइट। तो वर्षा के लिए ये टर्म यूज होता है, ये ध्यान रखना। तो आइसो हाइट इज ए लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स विथ इक्वल वैल्यूज ऑफ अ रेनफॉल, ये ध्यान रखना, रेनफॉल को दर्शाने के लिए। तो इसका क्या होगा, बी जो है वो राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, बी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देखो, जियामेज इवर्टा किसको कहा जाता है, जियामेज इवर्टा। तो जियामेज दे दिया, इसका मतलब मक्का। देखिएगा मक्का की विभिन्न स्पेसीज का वर्गीकरण दिया हुआ है, उसकी अगर हम बात करें, देखिएगा डेंट कॉर्न, यह एक हार्ड मेज है, तो इसे कहते हैं आपके जियामेज इंडुराटा, ध्यान रखना, जियामेज इंडुराटा। देखिएगा पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को एवर्टा कहते हैं, यहां इवर्टा लिखा हुआ है। सॉफ्टकॉर्न को एमाइलेशिया कहते हैं,
यह स्वीट कॉर्न को सेकेराटा कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब देख लीजिएगा किसका है जियामेज इवर्टा, तो किसके साथ मैच हो रहा है, ये रहा पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न का क्या है, एवर्टा, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी है, ये ध्यान रखना, पॉपकॉर्न एवर्टा। तो जियामेज एवर्टा इज कॉल्ड एज पॉपकॉर्न। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, बी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखिएगा प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, वैरायटीज को डेवलप करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, परखना, इवोल्यूशन होता है, प्रसारण डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। तो प्लांट ब्रीडिंग या पीबीजी का प्रमुख कार्य क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। तो गुणात्मक सुधार ये देखने को मिलेंगे आपके किसी भी वैरायटी के डेवलपमेंट में, आपके जो इंप्रूवमेंट क्वालिटी है उसको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन तो क्या है, जो बेस्ट है उसमें से आपको सिलेक्ट करना, फिर उस बेस्ट में से फिर बेस्ट को, फिर बेस्ट में से बेस्ट को, ये तो वर्ण है, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है, इन प्लांट्स फूड मटेरियल मूव्स थ्रू। अब बताइएगा पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है, कैसा होगा, अंतः त्वचा के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रिक्तिका के द्वारा, या जाइलम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा तो क्या होता है, आपके पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का किसके द्वारा होता है, जल के माध्यम से, और ये किससे जाएंगे, जाइलम से। तो कल के सेशन में हमने देखा था जाइलम वाला, और आज पूछ लिया पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रवाह, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भोज्य पदार्थों का प्रवाह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फ्लोएम द्वारा। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, फ्लोएम, बी राइट आंसर है। अगला देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये ध्यान रखना है। और जिस किसी देश की जो ये आजीविका धीरे धीरे कम होती है, वो आपके विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है। किसी भी विकसित देश की प्रमुख प्रधानता या पहचानता वहां की क्या होती है, वहां की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जनसंख्या पर है। जितनी कम पॉपुलेशन जनसंख्या पर होगी उसे उतना ही विकसित देश माना जाता है। अब देखिएगा भारतीय कृषि आजीविका का मुख्य सोर्स है, द इंडियन एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर पॉपुलेशन ऑफ। तो देखिएगा वर्तमान में अगर देखें तो लगभग हमारे यहाँ 54.56% के आसपास, ठीक है, 54.56% के आसपास जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, आपके डिपेंड है, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप में। तो यहां कितना आंसर होगा, यहां पर 60% हम राइट आंसर कर देंगे, ये ध्यान रखना आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का विकास, जन विकास, या विद्यालय का विकास। तो देखिएगा प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा का विकास और विद्यालय का विकास, ये काम किसका नहीं है, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का काम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, पहली चीज। तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, लोगों का विकास करना। और ये लोगों का विकास हम देखते हैं हमारे सब्जेक्ट में, यहाँ एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भूमिका होती है, जिससे हम क्या है, जो हमारे नवीन जो तकनीकी ज्ञान है या जो नवाचार हुए हैं उन्हें आगे डिलीवर करना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है, सी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, जन विकास। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय ऊंट का प्राणी नाम है। तो जियोलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन केमल इज, जियोलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन केमल इज।
कैमिलस बैक्ट्रियंस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, लामा ग्लामो या लामा पाकोस। तो देखिएगा जियोलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन कैमल की अगर हम बात करें तो कैमिलस बैक्टीरियंस ये होता है आपके, जिसको कहा जाता है डबल कुबड़ वाला, डबल हम्प है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, दोहरा कुबड़ आपको इसमें देखने को मिलेगा, दोहरा कुबड़। और कैमिलस ड्रोमेडेरियस ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा सिंगल हम्प, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, सिंगल हम्प, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर यहां क्या होगा, भारतीय ऊंट कैमिलस ड्रोमेडेरियस, यहां बी। और ये आपके जो दोहरा कुबड़ है ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, बाकी ये नीचे लामा वगैरह है जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो यहां कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ये ध्यान रखना, इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अरेकिस हाइपोजिया का कोलर रोट कारक है, आपको बताना है। कोलर रोट ऑफ ग्राउंडनट इज कोज, देखिएगा जहां रोट दिखेगा, एक होता है KNOT, अगर ये दिखेगा तो ये तो किसको दिखाता है, नेमेटोड को, ये तो दिखाएगा सूत्रकृमि को, और ये दिखेगा, ये दिखाएगा आपके किसको, कवक को, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपके यहां पर अगर आप देखोगे तो कोलर रोट ग्राउंडनट में होती है, जहां उसके तने के पास में रिंग सी आपको बनी हुई दिखेगी, ये ध्यान रखना। बैक्टीरिया नहीं तो आपके क्या है, कोलर रोट आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। इसमें आपके मूंगफली में टिक्का रोग होता है, अगेती और पछेती, ध्यान रखना। मुख्य रोग अगर पूछ लेना आपसे तो मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा होता है, टिक्का रोग होता है, ये ध्यान रखना आपको, फंगस। अगला क्वेश्चन देखो, सोरगम का उद्भव स्थल है, यानी कि ज्वार का उद्गम स्थल बताना है, चीन। तो चीन देखिएगा, आपके सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल आपको चीन देखने को मिलेगा। मध्य पूर्व अफ्रीका, मध्य पूर्वी एशिया और मैक्सिको। ध्यान है कि चाहे बाजरे की बात करते हो हम, चाहे ज्वार की बात करते हो हम, चाहे हम बात कर ले आपके किसकी, तिल वगैरह की, तो ये किस में देखने को मिलता है ओरिजिन इसका, आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इनका ओरिजिन देखने को मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो यहां देखो राइट आंसर क्या है, मध्य पूर्व अफ्रीका, यहां मध्य पूर्वी एशिया, ईस्ट सेंट्रल एशिया, मैक्सिको। तो मैक्सिको में आपको क्या देखने को मिलेगी, मक्का। द ओरिजिन ऑफ सोरगम इज ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, यहां क्या है, बी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, तुल्यकालिक परिपक्वता अधिकतम अपेक्षित है जौ में, मक्के में, मूंग में, गेहूं में। सिंकोरेनस मैच्योरिटी इज हाईली डिजायरेबल इन जौ, मक्का, मूंग और गेहूं। तो देखिएगा तुल्यकालिक जो परिपक्वता है वो अधिकतम किसमें देखने को मिलती है, मूंग में। मूंग में ध्यान रखना, आपके फलियों के फटने की, फलियों के तड़कने की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना, किसमें, मूंग में। तो राइट आंसर यहां क्या है, मूंग में सिंकोरस मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, मूंग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूंग जो है इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, रात्रि मृदा खाद बनाई जाती है। तो देखिएगा आपके दो प्रकार की, एक होती है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होता है कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, ये ध्यान रखना है। सांद्रित और असांद्रित या स्थूल और सांद्रित खाद होती है, ये ध्यान रखना। कौन सी होती है, एक स्थूल कार्बनिक खाद होती है, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, और एक होती है सांद्रित कार्बनिक खाद, ये ध्यान रखना, सांद्रित कार्बनिक खाद होती है, सांद्रित कार्बनिक खाद। ये जीवांश खाद दो प्रकार की होती है, ये जीवांश खाद, ये ध्यान रखना है आपको, एक और ये दो। अब इनमें क्या होगा, तो ध्यान रखना, इनमें ऑर्गेनिक मैटर तो क्या होता है ज्यादा, और आपके पोषक तत्व जो होते हैं वो पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं, ये ध्यान रखना। इधर अगर देखेंगे तो आपके ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे,
कम और पोषक तत्व क्या होंगे, पोषक तत्व होते हैं इसमें आपके ज्यादा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहां देखिएगा शहर के कचरे को, पशु मल को, मानव मल को या लेग्यूम फसलों से, तो नाइट सोइल मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो नाइट सोइल ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटा जो होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा जो होता है, मानव मल, इसको कहा जाता है नाइट सोइल, ये ध्यान रखना आपके। मानव मल को दूसरे नाम से जाना जाता है रात्रि मृदा खाद, ये ध्यान रखना, नाइट सोइल मैन्योर। पीत सिरा मोजेक, तो देखिएगा येलो वैन मोजेक, तो मोजेक आ गया तो वायरस और जोड़ दो, ठीक है। के प्रति प्रतिरोधी किस्म, पूसा सावनी, पूसा सावनी हो, पूसा मखमली हो, हरभजन हो, आपके परभनी क्रांति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। येलो वैन मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो कौन सी होगी, बैंगन में नहीं है, ये ध्यान रखना। बैंगन की कुछ किस्में की अगर बात कर ले तो भास्कर है, ये ध्यान रखना। भास्कर इसकी आपके, सॉरी भास्कर इसकी नहीं है, भास्कर आपकी उसमें है, मिर्च में है, ये ध्यान रखना आपके, ठीक है। मिर्च और भिंडी, यहां क्या है, भिंडी राइट आंसर है, अबेलमस्कस एस्कुलेंटस, यहां पर सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। पूसा भैरव देखिएगा, एक इसकी वैरायटी है पूसा भैरव, वो क्या है, फोमोप्सिस ब्लाइट से रेसिस्टेंट है, फोमोप्सिस ब्लाइट, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मिर्च की है आपके, जैसे ज्वाला है, भास्कर है, ये मिर्च वगैरह की है, ये ध्यान रखना आपको। तो पूसा सावनी ए रेसिस्टेंट वैरायटी अगेंस्ट येलो वैन मोजेक वायरस इज ओकरा लेडी फिंगर, ये ध्यान रखना। राइट आंसर क्या है इसका, सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपका, बिल्कुल सी राइट आंसर है। अगला देखो, नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1962 में, जुलाई 1972 में, 12 जुलाई 1982 को, तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982, यानी कि सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। और एग्रीकल्चर से संबंधित एक एपेक्स संस्थान है, ध्यान रखना, जिसे आपके जो कहते हैं हम आपके इसे अलग किससे किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसे क्या किया गया था। पहले रिजर्व बैंक इंडिया ही आपके एग्रीकल्चर वाले काम को देखता था, फिर वर्कलोड बढ़ा तो आरबीआई से इसे सेपरेट कर दिया गया नाबार्ड को, यह ध्यान रखना है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, भारत में कृषि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य क्या है, कृषि विश्वविद्यालयों का, तो देखिएगा एक तो एग्रीकल्चर, आपके जो कृषि विश्वविद्यालय क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एजुकेशन देंगे, अनुसंधान भी करेंगे और प्रचार प्रसार भी करना चाहिए इनके द्वारा। तो देखिएगा इनका मुख्य उद्देश्य ध्यान, रुचि और कार्यवाही, कोई मतलब नहीं, अनुभूमि, विचार विमर्श और कार्यवाही नहीं, बिल्कुल देखो शिक्षा देना इनका कार्य है, रिसर्च करना इनका कार्य है और प्रचार प्रसार करना इनका कार्य है। द मेन फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। प्रमुख कार्य क्या है आपका, TRE, इनका मुख्य कार्य है टीचिंग, रिसर्च और आपके इसको क्या करना, एक्सटेंशन करना, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, सूरती भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो देखिएगा सूरती भैंस में वसा की मात्रा, इसके सूरत कैसी है, तो आपके कैसे सींग दिखेंगे, दराती नुमा, दराती नुमा क्या देखने को मिलेंगे, सींग देखने को मिलेंगे। आपके वसा कितनी है, 6.3 से लेकर के आपके 8.1 के आसपास क्या है आपको फैट देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। द परसेंटेज फैट कंटेंट इन मिल्क ऑफ
शुरुती बफेलो इज 6.3 टू 8.1%, ये ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, डी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, गेहूं का ध्वज कंडुआ, द फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड। अगर ये सिर्फ आपको पूछ लेता लूज स्मट, तो देखिएगा स्मट, लूज स्मट, अस्टिलेगो, लेकिन फ्लैग स्मट अगर पूछा तो यूरोसिस्टिस से होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे लूज स्मट पूछता तो लूज स्मट आपके अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई से होता है, ये ध्यान रखना। लूज स्मट अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई से, लेकिन पूछा है आपके फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड यूरोसिस्टिस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना आपके। पक्सिनिया नहीं, टिलेसिया नहीं, तो यहां क्या है, सी राइट आंसर है। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय यूरोसिस्टिस, सी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, सी इसका राइट आंसर है। आइएगा अगला, मूंगफली में तेल की मात्रा पाई जाती है 20%, यह ऑयल की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। 37% की मात्रा आपके ध्यान रखना मस्टर्ड में, सरसों में देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। 45% आपके मूंगफली में देखने को मिलेगी, एग्जैक्टली पूछ लिया तो। 50% अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं भाई तिल में देखने को मिलेगी। द ऑयल कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट इज 45, ये ध्यान रखना है आपका, क्या है 45। अब मूंगफली में अगर प्रोटीन पूछ ले, मूंगफली में प्रोटीन परसेंटेज पूछे तो कितनी है, 26%। सोयाबीन में प्रोटीन पूछे तो 42%। इंपॉर्टेंट है, दोनों का पूछ लिया जाता है। और ये वाला तो आपके ग्राउंडनट का तो आपके हरियाणा कांस्टेबल में भी पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, अस्थि चूर्ण में कुल न्यूनतम फास्फोरस होनी चाहिए। बोन मील शुड बी कंटेन टोटल मिनिमम फास्फोरस। तो देखिएगा जो हड्डियों का जो चूर्ण होता है उनमें फास्फोरस जो होती है वो लगभग 20 से 40% होती है। तो ये पूछा है कुल न्यूनतम कितनी फास्फोरस हो, तो न्यूनतम फास्फोरस आपके 20% तो होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना, 20% फास्फोरस। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, 20% है। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास देखने को मिलेगी, तो ये राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ठीक है भाई। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, पूसा कोमल किस्म है फूल पत्ता गोभी की, चौले की, भिंडी की, खरबूजे की। पूसा कोमल इज ए वेराइटी ऑफ, देखिएगा खरबूजे की हरा मधु है, दुर्गापुरा मधु है, पंजाब शंकर है, पंजाब शंकर है। यह भिंडी की अभी बात की हमने, आपके पूसा मखमली इसी की है, हरभजन भी यहीं पर है। चौले की बिल्कुल पूसा कोमल चौले की है, पत्ता गोभी की नहीं है, ये ध्यान रखना। पत्ता गोभी की एक बहुत पॉपुलर किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। तो पूसा कोमल इज ए वेराइटी ऑफ काउपी। क्या है इसका राइट आंसर आपका, बी है, ये ध्यान रखना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि योगदान करती है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि योगदान करती है। इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द नेशनल जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी में कितना योगदान है। आजकल जीवीए हो गया है, वैसे ध्यान रखना ग्रोस वैल्यू एडिशन, लेकिन यह क्वेश्चन 2011 के आसपास है, तो यहां तो 14% है। अगर वर्तमान में पूछ ले आपसे तो क्या जवाब दोगे, आपको जवाब देना है वर्तमान में एग्रीकल्चर का हमारी जीवीए में 20% की भागीदारी है, 20% की, ध्यान रखना। और वृद्धि दर लगभग अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की ग्रोथ रेट है। कोरोना काल में एकमात्र यही सेक्टर था जिसकी वृद्धि, जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव थी, ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या है, वर्तमान में इसका जीवीए में भागीदारी कितनी है, 20%, लेकिन यहाँ 2011 का था तो लगभग 14% आप ये क्या है इसका सही जवाब कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं में मुंह पका और खुर पका रोग होता है। सदाबहार क्वेश्चन। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कोज्ड बाई बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु वायरस। तो देखिएगा, एक तो आपके होता है खुर पका मुंह पका, एक होता है रिंडर पेस्ट, एक जिसे आप कहते हैं एफएमडी, और एक दूसरा कौन सा होता है, रिंडर पेस्ट। ये दोनों के दोनों आपके किसके द्वारा होते हैं, ये दोनों के दोनों वायरस से होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां वायरस के द्वारा होने वाले रोग है, बाकी आपके बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चावल, ज्वार, गन्ना और गेहूं। नेम ऑफ द क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। तो देखिएगा, मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम एरिया भी इसी का है, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी। तो देखिएगा, चावल का भारत में क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी इसी का है, और सर्वाधिक क्या है इसका उत्पादन भी आपका इसी का है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखिएगा भारत में, विश्व में बात करें तो विश्व में ध्यान रखना, विश्व में गेहूं का नंबर आता है, इस चीज का ध्यान रखना। भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है, तो भारत का मुख्य खाद्यान्न भी आपका चावल ही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो राइस उत्पादन कहां होता है इसका, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका क्या है, ए है राइस। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, प्रोटीन एवं तेल दोनों में धनी फसल का नाम है। प्रोटीन भी अच्छा हो और ऑयल परसेंटेज भी अच्छा हो। चना, तिल, अरहर और सोयाबीन। तो सोयाबीन को हम क्या कहते हैं, पीला सोना। सोयाबीन को पीला सोना कहते हैं, यह ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं, वानस्पतिक मीट। इसे हम गरीब का पुअर मैंस मीट भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। तो नेम द क्रॉप रिच बोथ इन प्रोटीन एंड ऑयल। तो राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन, इसका डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा, ये आज के इस सेशन के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, ये ध्यान रखना। आज किसी कारणवश हम जो है लाइव क्लास ये नहीं रही है आपकी, ये ध्यान रखना है। तो इस क्लास के लिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे हम लाइव क्लास में, ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।